सर आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि बहुत सारे सिख कनाडा में रहते हैं। हम्म, तो कनाडा जो सिख समुदाय है, उनके लिए ऐसी पहली पसंद क्यों बना हुआ है? और कितनी जनसंख्या है उनकी वहाँ पे? उस जनसंख्या का महत्व क्या है? जी। मैं आपके क्वेश्चन के पीछे से शुरू करता हूं। आज अगर हम देखें तो सबसे सभी को एक बात पता होगी कि दुनिया का क्षेत्रफल में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कनाडा है। 39 लाख स्क्वायर माइल का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो 38 मिलियन है। तो पहले तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि साउथ में अमेरिका भले लगे, लेकिन ऊपर पूरा इसका आर्कटिक रेंज है, बर्फ ही बर्फ है। अलास्का से छूता है और आर्कटिक रेंज है। इसका मतलब जो साउदर्न या सेंट्रल पार्ट का जो कनाडा है वही बसने लायक है, वही काम करने लायक है। और इसमें जो लगभग 2.1% सिख हैं, मतलब अगर 3 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन है टोटल कनाडा की, सोचिए। तो अब सिखों की तादाद शुरुआत कैसे होती है बसना? ये तो हुआ आंकड़ा, डेमोग्राफिक जो लेटेस्ट आंकड़ा है। इसकी एक कहानी है कि 1897 में सर महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली मनाई जा रही थी। तो भाई हम तो उपनिवेश थे, तो हमारी सिख सेना को, सिख रेजिमेंट को कहा गया कि ये परेड में भाग लेगी, इसको बुलाया जाए। तो एक रिशालेदार है मेजर केसर सिंह करके, वो जब केसर सिंह जब वहां से निकले तो ब्रिटिश कोलंबिया, याद रखिए इस समय कनाडा भी डोमेनियन था ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का। बिल्कुल। तो जब डोमेनियन है, चूंकि 1865 की बात है जब डोमेनियन का दर्जा कनाडा को दिया था, तो डोमेनियन से जब ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से गुजरे, तो ये नाम चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, पहला सिख जो कनाडा में बसा है, आज सिखों को इनको रिसालेदार साहब के नाम से जाना जाता है। तो खैर वो निकले और उसके बाद वापसी के समय फिर केसर सिंह जी वहीं बस गए। और ये पहला मुद्दा है। इसके बाद कुछ अन्य रिटायर्ड सैनिक और इस तरह से आकर बसने लगे। तो 1897 से शुरुआत होती है। धीरे धीरे अब वहां पे जो डेवलपमेंट कार्य देखा गया, तो कुछ जैसे कि जो कनाडियन रेलवे का विकास होने लगा, वहां लकड़ी उद्योग, टिम्बर उद्योग बहुत बिल्कुल, अच्छा है, तो बहुत अच्छा। आरा मशीनों की उसमें अब उन्हें चाहिए कारीगर और मेहनत करने वाले सिख थे ही, और यहां कुछ सरदार आके बसने लगे थे। तो अब वहां से कनेक्टिविटी शुरू हुई धीरे धीरे इस तरह से। बेसिकली देखें तो खेती में और लकड़ी उद्योग में सिख वहां पंजाब से आने लगे। क्यों? क्योंकि एक कनेक्टिविटी थी, जो केसर सिंह और कुछ सरदार सैनिक आकर वहां बस गए। और एक कहानी बताई जाने लगी, एक कहानी से शुरुआत हुई, जो लोग यहां से वापस गए थे, कि ब्रिटिश सरकार हमें कनाडा में बसाना चाहती है, आप लोग के लिए अच्छा मौका है। तो यहां से पंजाब से रिलेशन शुरू हुई। जब ये अच्छा करने लगे, 1907 आते आपको आश्चर्य होगा, और सरदार या सिख कौम को हमें सल्यूट भी करना होगा। अपनी मेहनत से लाख प्रताड़ना के बावजूद ये वहां परफॉर्म करने लगे। 1907 आते आते वहां पे रेसिज्म, जैसा अभी सर ने बात की, अब ये जो व्हाइट मेंस थे वो कोशिश करने लगे ये लोग ना आए। उनकी पगड़ी, उनकी धार्मिक पद्धतियों को लेकर उस पर कमेंट किया जाना, और एक गाना बनाया गया कि व्हाइट कनाडा फॉरएवर, आप लोग यहां नहीं आ सकते। रोकने की कोशिश की गई, और आपको आश्चर्य होगा, एक रूल लाया गया कि अगर कोई सिख कनाडा आता है रहने के लिए तो उसके पास $200 होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, किसी अन्य दूसरे के लिए वो केवल $20 था। मतलब 10 गुना, केवल इसलिए कि ये ना आ पाए। और इस तरह से हर तरह से हमें रोकने की कोशिश की गई। और ये वही दौर था अभिषेक जी, जब आप याद कीजिए, थोड़े दिनों बाद 1913 में गदर आंदोलन होता है। और गदर आंदोलन के साथ कामागाटा मारू जहाज की घटना जरूर जुड़ती है। कामागाटा मारू, जब गुरुदत्त सिंह जापान के इस जहाज के साथ लोगों को लेकर, ज्यादातर सिख थे, कुछ मुस्लिम और हिंदू भी थे, जब वो कामागाटा मारू वैंकूवर आना था कनाडा के, और वैंकूवर में उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि हालात उस समय अगेंस्ट सिख, अगेंस्ट एक तरह से जो भारत के इमिग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए था, और हमें लौटा दिया गया। सोचिए, एक सिख की यात्रा कितने महीनों में वो वहां से चले होंगे भारत से, और पहुंचे होंगे, और उसके बाद उनको जाकर अपने देश में स्वतंत्र देश की बात करनी थी, गदर के बारे में बताना था, लेकिन उतरने नहीं दिया गया। और वापस आए तो
फिर कलकत्ता दमदम बंदरगाह पर उनका दमन कर दिया गया। हमारे वो रिश्ते उस समय बड़े अजीब स्थिति में हो गए थे, लेकिन हम कॉलोनी थे, कर क्या सकते थे। लेकिन फिर जब दौर शुरू होता है 1900 जब आजाद हुए हम, आजादी के बाद जब पंडित नेहरू 1949-50 में कनाडा की यात्रा करते हैं, फिर से रिलेशन जो है वो एक ट्रैक पे आती है, क्योंकि अब हम एक सॉवरेन स्टेट बन चुके थे। और यहां से जो पंजाब के साथ रिश्ता है, अब जो पहले के पंजाबी, अब देखिए कैसे फ्लक्स होता है। जब मैंने ज्योग्राफी की बात की थी कनाडा की, ऊपर बर्फ है, बहुत मेहनत से ही खेती की जा सकती है। अगर हम कुछ प्रांतों को हटा दें जिसमें ओंटारियो है या ब्रिटिश कोलंबिया है, इन सब के अलावा अगर देखें तो सेंट्रल के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सरदारों ने, सिखों ने अपनी मेहनत से इस क्षेत्रों में जो प्रेरी के बेल्ट हैं या जो जहां पर भी खेती संभव हो सकती, तो उन्होंने खेती से बेहतर एक तरह से काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको पता है कि सिखों की एक परंपरा गुरुद्वारे के द्वारा, उनका जो एक सामूहिकता का बोध है, वो कनेक्टिविटी से एक दूसरे को खींचने लगे। और अब पंजाब से सिख और कनाडा के सिख आपस में एक दूसरे को कि आप आइए, यहां बेटर अपॉर्चुनिटी है। हमेशा जब भी हम कहीं देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों को देखना होगा। पुल फैक्टर जो आकर्षित करता है, आकर्षित क्या करता है? तो भाई कनाडा की जो लाइफ स्टाइल है, जो कनाडा में जो मौके हैं, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो इंडिया में नहीं थी। 1970 के दशक को अगर देखें तो होता क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है यहां। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि पंजाब हरियाणा इनको बड़ा फायदा हुआ, बड़े लैंड होल्डर्स को तो हुआ, लेकिन जो छोटे और मझोले थे, जो करना चाहते थे विकास, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में उतना फायदा नहीं हुआ। उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना थी, मेहनत की भावना थी। ऐसे समय में इनका कनेक्ट जब कनाडा के लोगों से हुआ तो ये एक फ्लक्स होने लगा उधर। ये कनाडा की शक्तियों ने, कनाडा की लाइफस्टाइल ने, कनाडा में अवसर ने, कनाडा में जो एक तरह से बेहतर काम करने का, बेहतर कमाई का जो साधन था, उसने अट्रैक्ट किया। 80 का दशक आता है तो पुश फैक्टर शुरू हो जाता है। आप याद कीजिए, इसी समय ब्लू स्टार, इसी समय जो घटनाएं हुई, और उसके बाद भी 80 के दशक में एक ऐसी चीज हुई जिसके कारण जो सिखों के प्रति एक तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ। उस समय भी बहुत तेजी से पंजाब से लोग वहां पहुंचे, और इसलिए पहुंचे क्योंकि पहले से इनके कनेक्ट्स वहां थे, गुरुद्वारा पद्धति थी। और साथ ही साथ एक बात हमें याद रखनी, जो अभी आप लोगों ने बात की थी सलात कल्चर की, कि कनाडा ही क्यों गए, तो एक फायदा यह है कि वहां पर मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब 50 के बाद वो, खासकर जब 1965 के बाद देखेंगे, तो अपनी नीतियों में उदारता कनाडा बरतने लगा। उसे भी लोग चाहिए थे। आपको आश्चर्य होगा, 2100 में कनाडा सरकार कहती है कि हम कम से कम अपनी जनसंख्या जो 38 मिलियन है, इसको बढ़ाकर कुछ तो ले जाएं और 100 मिलियन करने की कोशिश होगी। ये कैसे करेंगे? इसीलिए ये सबको बुला रहे, विकास कनाडा का कैसे होगा। इसके बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसी है कनाडा की, वो बड़ी उदार बनी रही। देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि ठीक है, जब सिख यहां से जा रहे थे आकर्षण, तो अमेरिका क्यों नहीं गए? तो पहली बात, अमेरिका का जो वीसा पाना है कठिन है ना, वो वैसा ही है जैसे एक हिंदी माध्यम वाला कहता है यूपीएससी निकालना, थोड़ा टफ मानता है। तो कहने का मतलब, और ट्रंप के बाद आप और देख रहे हैं, तो वो टफ था। दूसरी चीज, कृषि के लिए वहां नहीं, वहां पर एजुकेशन और बाकी जो आईटी सेक्टर है उनके लिए वीसा पाना आसान है। जबकि यहां कनाडा ने क्या किया कि अपनी नीतियों में बड़ी उदारता दी, जिससे बड़ी आसानी से लोग चलते चले गए। और वो जो सामूहिकता का, सिख समाज का, गुरुद्वारा पद्धति, लंगर, आप जाइए, एक तरह से सब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। और हालत ये हुई कि हर, कहा जाता है, तीसरा या चौथा घर जो है वो कनाडा में बहता है। पंजाब का हर चौथा घर कम से कम कनाडा में होगा। और इसी तरीके से ये रिलेशन पूरी तरह बनती चली गई। और 2.1% आबादी सुन के लग रहा होगा, ठीक है 2.1% बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये 2.1% क्वांटिटी नहीं, ये क्वालिटेटिवली बड़ा प्रभावी ग्रुप है। राजनीति को डिसाइड करने लगा, वहां की शिक्षा को बहुत प्रभावित करने लगा,
वहां की इंडस्ट्री उसमें काम करने लगा। तो इसलिए सम टाइम हम देखते हैं कि जो नंबर्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो वहां के पे क्वालिटेटिव ग्रुप बनकर जो दबाव समूह है उस रूप में वो काम कर रहा है। तो इस तरह से एक पूरी हिस्ट्री टाइमलाइन है कैसे वहां पे प्रवेश होता चला गया, और अब लास्ट में जो बच्चों का आकर्षण है कनाडा के लिए शिक्षा की, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिश कोलंबिया ले लीजिए, टोरंटो यूनिवर्सिटी ले लीजिए, इन सारी, मिशिगन ले लीजिए, और वो जो हर भारतीय स्टूडेंट में ही, केवल पंजाबी नहीं, एक इंटरेस्ट रहता है, एक आकर्षण है कि हम कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छी पढ़ाई है, टॉप, अगर हम 200 यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड की देखें तो कनाडा आता है। एक डेटा कहता है कि टोटल कनाडा में जो लाइसेंस या जो परमिटधारी स्टूडेंट हैं 40% अकेले सर वो केवल और केवल भारत के छात्र हैं, और भारत के छात्र 40% हैं। उसके बाद यहां से भी वहां क्यों सिख बढ़ गए, उसका कारण यही है कि सरकार वहां की ये मौका देती है कि आप पढ़िए और 3-4 साल बाद जॉब करने के बाद, और आपने यहीं से पढ़ाई की है तो आपको यहां परमानेंट रेजिडेंशिप भी आसान होगा। तो एक लगातार जो नेक्सस कनेक्टिविटी बनती चली गई वो शानदार बनती चली गई, और इसीलिए आप जानते हैं पंजाब और पंजाबियत कनाडा में इस लेवल पर है कि हर पंजाबी कनाडा को अपना दूसरा घर कहता है, और अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद तीसरी जो भाषा है वहां की कनाडा की वो क्या है, पंजाबी है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से सेकेंड होम फॉर सिख बनता चला गया। लेकिन इसमें हमें सिखों की मेहनत, उस समय की प्रताड़ना के समय लड़ाई, जिसके लिए सिखिज्म जाना जाता है, उसको भी देखना है। ठीक है, ये खालिस्तान का मुद्दा है। सर ने एक बात कही, मैं यहां पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि भारत सरकार को तो ये पूछना चाहिए और कनाडा को अपनी गिरबान में ये देखना चाहिए ही कि आपके घर में किसी एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ अगर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, आप पार्टीशन की बात करा रहे हो, तो इतनी गतिविधियों को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो पहले तो बैकफुट पे आपको होना चाहिए, और आप इस मुद्दे को बनाकर हमारी डिप्लोमेसी और हमारी राजनीति और हमारी इंटीग्रिटी की भी बात कर रहे हैं। तो मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि सिखिज्म का जो वहां पे और पंजाबी जो प्रोफेशन हुआ वो इस मल्टीपल पुश पुल फैक्टर के कारण हुआ।